हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एनवीएस केवीएस ईएमआरएस या फिर अदर एग्जामिनेशन के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्पेशली फॉर केवीएस टीजीटी मैथ्स के लिए वन शॉट सेशन। तो इस कंप्लीट सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट सेशन हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर मुझे कराने होंगे तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, लेकिन इसमें हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा पूरा हो जाएगा इसी में। और इससे रिलेटेड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हो। अगर ये वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? बेसिकली अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें, होता क्या है, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये जो दोनों लाइंस होती हैं इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और जो ये वाली लाइन है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। होता क्या है, इसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं, इसको वाई डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये जो दोनों लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो सारे 90 90 90 होते हैं। 90 डिग्री के एंगल्स यहाँ पर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये इधर पॉजिटिव एक्सिस होती है, इधर नेगेटिव एक्सिस होती है। ठीक है, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी नेगेटिव, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ऐसे ही यहाँ पर -1 -2 -3। नीचे जो होता है ये वाई एक्सिस पर नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस पर नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यूज, ये एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये जो हमारा प्लेन बना है इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, एक्स वाई प्लेन कहते हैं। तीन नाम इसके हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। तो जब ये दोनों लाइंस हम ऐसे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये चार पार्ट्स हमारे बनते हैं। इन चारों पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट हमारे इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज आती हैं वो उसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, ये एक्स है ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर हमारी पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसमें जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं उसमें पहली वैल्यू नेगेटिव होती है, दूसरी पॉजिटिव। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स होते हैं उसमें दोनों वैल्यूज जो होती है नेगेटिव होती हैं, और यहाँ पर जो भी पॉइंट होती है उसमें पहली पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है। तो किसी भी पॉइंट को अगर हमें कहीं पर भी किसी भी पॉइंट को अगर हमें यहाँ लोकेट करना है, मान लो यहाँ किसी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को एक्स वाई इस तरीके से उसको शो किया जाता है। इस पॉइंट का जो नाम है या इस पॉइंट का जो एड्रेस है वो एक्स वाई इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग शो करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स एक्सिस पर होती है वो एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू वाई एक्सिस के थ्रू। अगर हम बात कहें तो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ये बना लिया, ये हमारा 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो मैंने कहा 2 3 पॉइंट मुझे बनाना है, मेरे पास पॉइंट जो है वो 2 3 है। तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस पहले 2 चलेंगे, फिर वाई एक्सिस पर, यहाँ पर वाई एक्सिस बनाओगे तो ऊपर की तरफ होगी वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, तो पॉइंट यहाँ बनेगा 3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, वो यहाँ पर जो पॉइंट होगा एक्स पर 2, यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर डालोगे तो 3। ठीक है, यहाँ पर, तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है 2 3, ये हमारा पॉइंट हो जाता है 2 3। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने -1 लिखा है, यहाँ -2 लिखा है, यहाँ -3, यहाँ -1 -2 -3, तो मैंने बोल दिया -1 -2 मुझे बनाना है। -1 -2 कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस पर -1 जो होगा
एक्स एक्सिस पर -1 यहाँ है, एक्स एक्सिस पर -1 यहाँ है, एक्स एक्सिस पर -1 यहाँ है, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी। वाई एक्सिस पर -2 कहाँ है? यहाँ पर है -2। तो दोनों जहाँ पर ये और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं वो ये पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट होगा -1 -2 होगा। ये पॉइंट हमारा -1 -2 होगा। अगर हमें -2 और 3 बोल दिया जाए तो एक्स एक्सिस पर -2 कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी। वाई एक्सिस पर 3 कहाँ है? यहाँ है, तो ये जो दोनों जहाँ पर कट कर रहे हैं ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -2 3। ये पॉइंट होगा -2 3। इस तरीके से किसी भी कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन में हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीजें पॉजिटिव होती हैं, तो प्लस प्लस फर्स्ट में। सेकंड में पहला हमेशा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू नेगेटिव फर्स्ट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज हमारी आती हैं। ठीक है, तो ये इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ समझ लिया। अब होता क्या है, जैसे ये हमने एक्स वाई है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। जो भी हमारा ये पॉइंट होता है, जो भी हमारा ये पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को हम कैसे शो करते हैं? एक्स वाई से। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। यहाँ पर जो एक्स होता है उसको बोलते हैं हम एब्सिसा, और जो वाई होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमेशा एक्स वाई और वाई एक्स की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ये दोनों हमेशा अलग अलग होती हैं, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस पर होंगे, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, -2 है, तो ये जो पॉइंट्स है इसको हम बोलेंगे 1। वाई पे कुछ भी नहीं है तो 0। इसको हम बोलेंगे एक्स पे 2 वैल्यू है, वाई पर 0। ये जो 3 है, एक्स पे 3 वैल्यू है, वाई पे है इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं, तो वाई पे 0। इसी तरीके से जो भी पॉइंट्स हमारे वाई एक्सिस पर होते हैं, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, तो यहाँ पर एक्स की वाई एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होंगे तो वहां एक्स 0 हो जाता है, वाई की वैल्यू 3। यहाँ पर वाई की वैल्यू 2 है, एक्स 0 हो जाता है, वाई की वैल्यू 3 है, एक्स 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 2। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एक्स 0 होगा, वाई की वैल्यू -2। तो एक्स एक्सिस का के ऊपर जो भी पॉइंट्स होते हैं उनमें तो एक्स वाली वैल्यू होगी, वाई 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होते हैं उनमें वाई वाली वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और एक्स हमारा 0 हो जाता है। ये एक्स एक्सिस का ऊपर पॉइंट है, ये वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। अगर पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई 0 होगा, वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स 0 होगा। इसी वजह से इक्वेशन अगर पूछ ली जाए ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है y इज इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट्स होते हैं उनकी वैल्यू, उन पॉइंट्स का एड्रेस ऐसा होता है, और y एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट का एड्रेस 0y होता है। ठीक है, इसलिए अब जैसे हमको कोई क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहे हैं अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। एट अ डिस्टेंस ऑफ -6 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। बोल रहा है पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो वो कुछ इस टाइप का होगा, उसमें वाई की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट एक्स 0 होगा। कहा है इसने
ठीक है, y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, x की वैल्यू हमारी 0 होगी, ये तो कंफर्म हुआ। y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जो हमारा पॉइंट है वो इस एक्सिस पर होगा, इसका मतलब ये पता चल गया। कह रहा है -6 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस से -6 यूनिट है। -6 यूनिट कहाँ होगा? वाई एक्सिस पर -6 यूनिट नीचे होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा होगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा होगा -0, वाई एक्सिस पर -6। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे 0 -6 होंगे। ठीक है। अगर हमें बोल दे ऑर्डिनेट हमारा 6 है, एब्सिसा हमारी ए है, एब्सिसा हमारी -4 है, तो पॉइंट क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्या होंगे पॉइंट के? एब्सिसा पहले होती है, ऑर्डिनेट बाद में होता है। ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। ठीक है, तो पॉइंट्स को इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब बात करें ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आप लोगों को बनाना नहीं आता है तो वो हम यहाँ पर सीख लेंगे थोड़ा सा। जैसे हमें कोई इक्वेशन दे दी है 2x - y = 6, तो x की वैल्यू 0 रखो। इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमेशा क्या करना है? x y ऐसे लिखा, x की वैल्यू 0 रखोगे इसमें तो y -6 आएगा, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x3 आएगा सॉल्व करने पर। नंबर लाइन ये हमने बनाया, कार्टेशियन प्लेन बनाया, x की वैल्यू 1 2 3, नेगेटिव x इधर होंगे, पॉजिटिव y इधर होंगे और नेगेटिव y इधर होंगे। ठीक है, x है, y है। अब यहाँ पे क्या है? पहला पॉइंट हमारा 0 -6 है, दूसरा पॉइंट 3 0 है। 0 -6, x x 0 -6 मतलब y की वैल्यू -6, y की वैल्यू -6 यहाँ है, तो ये पॉइंट हुआ हमारा 0 -6। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो ये होगा हमारा 3 0। इन दोनों को जैसे ही मिला देंगे तो ये हमारी लाइन बन गई। तो ये क्या बन गया? हमारा इस लाइन का ग्राफ। तो जब भी ग्राफ बनाना है बस आपको इतना काम करना है, जो भी इक्वेशन दी गई है उसमें x की वैल्यू रखो, y निकलेगा, y की वैल्यू रखो, x निकलेगा। इस तरीके से पॉइंट्स बनाओ, ये पॉइंट्स इसमें लोकेट करने हैं, 2 पॉइंट कम से कम निकाल लो, उन दोनों पॉइंट्स को ऐड करोगे तो एक लाइन जो है वो खुद ब खुद बन जाएगी। अब जैसे हमको कहा जा रहा है y = x का ग्राफ बनाना है, तो y = x का मतलब हो गया, x की वैल्यू 1 रखूंगी, y भी 1, x की वैल्यू 0 रखूंगी, y भी 0। 1 2 1 2 0 0 यहाँ पर होता है हमेशा, ये हमारा 0 0 पॉइंट होता है। ठीक है, x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 आएगा, x की वैल्यू 1 यहाँ है तो लाइन बनाई, y की वैल्यू 1 यहाँ है, लाइन बनाई, इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिला, ये हमारा 1 1 हो गया। इन दोनों को जैसे ही मिला दूंगी तो ये मेरी लाइन बन जाएगी। ये हमारी लाइन y = x होगी। ये और ये एंगल दोनों 45 45 45 45 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर मुझे कभी बोल दे x इज इक्वल टू, अगर मुझे कभी बोल दे x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है, x की वैल्यू 1 यहाँ है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x की वैल्यू 1 यहाँ है तो यहाँ पर लाइन बना दो। ठीक है, x की वैल्यू अगर 2 बोलता है तो x की वैल्यू 2 यहाँ है, यहाँ पर लाइन बना दो। x की वैल्यू अगर -1 बोलता है तो यहाँ पर लाइन बन जाएगी। ठीक है, अगर मुझे बोल देता है y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 यहाँ है तो लाइन ब्लैक वाली होगी। ठीक है, y की वैल्यू -1 बोलता है तो लाइन ये होगी, y की वैल्यू 2 बोलता है तो लाइन ये होगी, y की वैल्यू -2 बोलता है तो -2, y की वैल्यू यहाँ पर होगी तो लाइन ये वाली होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी कार्टेशियन प्लेन में अगर 2 पॉइंट्स हमारे ये हैं, इन दोनों के बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी है। मान लिया ये 1 2 है और ये 3 4 है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है, कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। जो डिस्टेंस होगी वो होगी अंडर रूट
3 माइनस 1 x की वैल्यू में से x की वैल्यू माइनस करनी है। 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू में से y की वैल्यू माइनस करनी है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 और 4 8 यानी 2 रूट 2। ये हमारी आ जाएगी डिस्टेंस। जब भी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है तो बस यही करना है। जैसे मुझे बोल दिया जाए 4 5 6 7 के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अंडर रूट x की वैल्यू 6 है x की वैल्यू 4 है दोनों का डिफरेंस। जरूरी नहीं इसमें से इसको माइनस करो, आप 4 में से 6 को भी माइनस कर सकते हो क्योंकि हमें होल स्क्वायर करना है तो माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 6 माइनस 4 करो या 4 माइनस 6 प्लस y की वैल्यू में से y वाली वैल्यू 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये भी कितना आएगा अंडर रूट 8 यानी 2 रूट 2। ये भी डिस्टेंस सेम आएगी। अगर मुझे कहा है -2 -3 और 4 -5 इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालनी है तो x की वैल्यू में से x की वैल्यू माइनस करो, 4 में से -2 को माइनस करो, होल स्क्वायर करो प्लस -5 में से -3 को माइनस करो, होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आएगा अंडर रूट 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 4 36 प्लस 4 कितने हुए अंडर रूट 40। तो ये आएगा अंडर रूट 40। ठीक है, ठीक, ये डिस्टेंस निकालने का तरीका है। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हमको ऐसे ही निकालनी है। अब इसको आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इन सब चीजों को याद रखना। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में हमारी चारों साइड्स बराबर होती हैं। दूसरी चीज इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 पे कट करते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ज्योमेट्री में भी काम आएगा। चारों चीजें मैं यहीं बता देती हूँ, चारों के बारे में यहीं पे बता देती हूँ। जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं, रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होती हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ये, ठीक है, ये 90 पे कट करते हैं और बराबर होते हैं। डायगोनल्स इसमें बराबर होते हैं। रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस ऐसा होता है, इसमें जो डायगोनल होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। डायगोनल्स इसके अलग अलग होते हैं, एक छोटा होगा डायगोनल, एक डायगोनल छोटा होता है, एक डायगोनल बड़ा होता है। ये वाला बड़ा होता है, ये वाला छोटा डायगोनल होता है। रोम्बस में क्या होते हैं, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें भी ये 90 डिग्री ही बनता है, 90 डिग्री ही बनता है। डायगोनल जहां कट करते हैं ये एंगल्स हमारे 90 ही बनते हैं। ठीक है, ये डायगोनल्स जहां कट करते हैं ये 90 ही होते हैं, सारे के सारे 90 बनते हैं। ठीक है, ऐसे स्क्वायर पैरेललोग्राम ऐसा होता है थोड़ा सा, इसमें आमने सामने की साइड्स बराबर होती है और एक डायगोनल बड़ा और एक छोटा होता है। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं और 90 डिग्री यहाँ पर एंगल नहीं होता है। 90 डिग्री यहाँ पर उसी में बनता है जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो स्क्वायर और रोम्बर्स में चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए इनके जो डायगोनल बनाओगे वो 90 डिग्री पर ही कट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। ठीक है, एक होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स बराबर होती हैं और तीसरी साइड्स जो होती है वो इन दोनों साइड के बराबर नहीं होती है। एक होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स हमारी बराबर होती हैं। फिर आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी को पेड बैच में एनरोल करना है तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फिलहाल डिस्काउंट ऑफर है तो आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा आज के लिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द y axis which are at a distance of 5 units
फ्रॉम द पॉइंट्स 3 2। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट किस पर है? वाई एक्सिस पर। अगर वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो वो जीरो वाई टाइप के होंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो होती है। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है तो वहां पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है। विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है हमें कि ये जो पॉइंट है जीरो वाई, ये जो पॉइंट है जीरो वाई, ये 3 2 से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस बताई है। तो मैं कह सकती हूँ जब दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0 - 3 करो या 3 - 0 करो, आएगा 3 का स्क्वायर, प्लस y - 2 लिखो या 2 - 5 लिखो, तो y - 2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करूंगी तो यहाँ 25 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 25 - 9 16 हो जाएगा, इक्वल टू वाई स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट करूंगी तो y - 2 की वैल्यू आएगी +-4। तो y - 2 को एक बार +4 रखूंगी तो y की वैल्यू आएगी 6। y - 2 को एक बार -4 रखूंगी तो y की वैल्यू आएगी -2। तो y की वैल्यू 6 और -2, तो यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे 0 6 या फिर 0 -2। 0 6 0 -2, ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इफ द पॉइंट्स 2 1 and 1 - 2 are equidistant from the point xy, then the relation is true or not। ये जो रिलेशन है और नॉट, ठीक है। इफ द पॉइंट्स ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर इक्वी डिस्टेंट है इस पॉइंट से, मतलब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इस पर्टिकुलर एक्स वाई से बराबर दूरी पर हैं। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, तो ये डिस्टेंस निकालते हैं। 2 1 और एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस होगी हमारी √x - 2 प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यही डिस्टेंस हमारी, ये भी यही डिस्टेंस है, मतलब एक्स वाई और इसके बीच की। तो एक्स में से 1 को माइनस करेंगे, √x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस वाई में से -2 को घटाएंगे, y + 2। ठीक है, y में से -2 को घटाए तो y + 2। दोनों साइड स्क्वायर करूंगी तो रूट हट जाएगा। ये रूट हटने के बाद इसको ओपन करते हैं तो ये होगा हमारा x² + y² - 4x प्लस y² + 1 - 2y इक्वल टू x² + 1 - 2x प्लस y² + 4 + 4y। ठीक है, x² y² कैंसिल हो गए, 1 भी कैंसिल हो गया ये। ठीक है, अब ये -4x और ये +2x, तो -2x आया इधर, -2y और +4y -6y आया, इज इक्वल्स टू 0 बचा है। 0 नहीं बचा है, x² + 4 होना था यहाँ पर, y² तो ये रहा यहाँ 4। 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया तो 0 बच रहा है। इसको अगर मैं -2 से डिवाइड करूंगी तो x + 3y आएगा 0। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हमने निकाला है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगर दो पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो ये जो रिलेशन हमने निकाला है वो हमारा ट्रू होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, एक पॉइंट ये है x1 y1, एक पॉइंट ये है x2 y2। आपको बस मेथड याद रखना है। एक्स वाई पॉइंट जो है, ए पॉइंट बी पॉइंट को पी पॉइंट
दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, m और n के रेशो में डिवाइड कर देता है। m और n के रेशो में डिवाइड कर रहा है जब p पॉइंट, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो p पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं x y, उनकी वैल्यू हो जाती है, x की वैल्यू होगी हमारी m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस 1, ये होगी। ठीक है, तो जैसे ही हमें मान लो हमें क्वेश्चन ये अगर अब देखो क्या करना है, अगर हमें बोलता है सिंपल डिवीजन, क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है इंटरनल एक्सटर्नल, तो आप मान के चलोगे इंटरनल डिवीजन है। और अगर इंटरनल डिवीजन है तो फॉर्मूले ये लगेंगे जो अभी लिखे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में मेंशन कर देता है एक्सटर्नल डिवीजन है, या फिर जब आप रेशो निकालोगे m रेशो n, m बाई n की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो उस केस में भी डिवीजन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में रेशो दे दिया गया है नेगेटिव है तो हम समझ जाएंगे एक्सटर्नल डिवीजन है। और एक्सटर्नल डिवीजन में ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस आ जाता है, माइनस आ जाता है, माइनस। ठीक है, इंटरनल डिवीजन में प्लस रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक, इंटरनल डिवीजन में क्या आता है, माइनस, प्लस आता है, एक्सटर्नल में माइनस आ जाता है। ठीक है, अगर ये लाइन है, ठीक, अगर ये लाइन है, मुझे कहा ये 2 4 पॉइंट है, ये 6 8 पॉइंट है, मुझे बोल रहा है ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, अगर ये मिड पॉइंट है तो जितना ये, अगर ये 2 है तो इधर भी ये 2 ही होगा। इसका मतलब है अगर ये मिड पॉइंट है तो ये और ये रेशो 1, इसका इससे रेशो जो होगा 1:1 होगा। तो उस केस में मिड पॉइंट हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली x की वैल्यू और ये वाली वैल्यू x की वैल्यू को ऐड करेंगे, 2 + 6 और हाफ कर देंगे। इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे और हाफ कर देंगे, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी मिड पॉइंट निकालना है तो क्या करना है, दोनों x की वैल्यूज को ऐड करके हाफ कर दो, दोनों y की वैल्यूज को ऐड करके हाफ कर दो, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट होता है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो जो इसमें से इंपॉर्टेंट है, ईजी है सब, इसलिए मैं आसान ही उससे बता रही हूँ। नेक्स्ट है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन segment joining the points 4 - 3 and 8 5 in the ratio 3:1 internally। ठीक है, अगर हमें कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कैसे बनाए, जॉइनिंग द पॉइंट्स दीज, ये दो पॉइंट्स हैं 4 - 3 और 8 5, इन दोनों को जोड़ने से जो भी हमारा लाइन सेगमेंट बना है उसको, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, ये P पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है जो कि मुझे निकालने हैं, 3:1 रेशो में डिवाइड कर देते हैं इंटरनली। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, हमें बस ये ध्यान रखना है x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यूज का ही यूज होगा। x इज इक्वल्स टू होगा, x इक्वल टू होगा 3 इंटू एक्स वाली वैल्यू 24, 3 × 8 प्लस 1 इंटू एक्स वाली वैल्यू 1 इंटू 4 अपॉन जो रेशो है उसको ऐड कर दो, 3 + 1 4, कितने हुए 28/4 मतलब 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7।
इसी तरीके से अगर मुझे y वाली वैल्यू निकालनी है, इस y वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू वाई वाली वैल्यू। स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ये ध्यान रखना। एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी हो, इंटरनल में तो फर्क नहीं पड़ेगा बट एक्सटर्नल वाले में फर्क पड़ जाता है, इसलिए याद रखो स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। 3 इंटू वाई वाली वैल्यू 5 तो 15 हुआ। 1 इंटू -3 अपॉन में +-3 तो ये क्या हुआ -3 मत अपॉन में 3 + 1 3 + 1 तो कितना आएगा 12/4 मतलब 3। तो यानी y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3। तो जो ये पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7 3। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बोल रहा है इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -64 डिवाइड्स द लाइन segment joining the points A -6 10 and B 3 -8। ठीक है, तो पूछ रहा है किस रेशो में। जब भी किसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि इन व्हाट रेशो, तो वहां पर हम मान लेते हैं कि जो रेशो है वो हमारा हम मान लेंगे क्या है, रेशो k:1। तो यहाँ पर रेशो हमसे पूछा जा रहा है तो रेशो को हम क्या मानेंगे, k:1 हम रेशो को मान लेंगे हमेशा। जब भी किसी क्वेश्चन में हमसे रेशो पूछा जाएगा तो रेशो को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो रेशो हमने मान लिया यहाँ पर k:1 ये हमारा रेशो है। ठीक है, ये हमारा रेशो हो गया k:1। तो ये लाइन बनाई, फर्स्ट पॉइंट है हमारा -6 10, दूसरा पॉइंट है हमारा 3 -8। ठीक है, रेशो क्या माना k:1। स्टार्टिंग हमेशा यहीं से करनी है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, तो क्या करोगे, ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट डिवाइड करता है वो -4 6 दिया हुआ है। तो जब रेशो निकालना होता है -4 और 6 दोनों की जरूरत नहीं होती, दोनों में से एक भी हमारा काम कर देगा। दोनों की जरूरत नहीं होती जब हमें रेशो निकालना होता है, दोनों में से एक भी हमारा काम कर देगा। जैसे कि मैंने -4 ले लिया। जैसे कि मैंने क्या ले लिया, -4। तो -4 इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं -4 की वैल्यू, k×3 प्लस 1 × -6। तो ये -6 आता अपॉन में k+1। बस इसी को सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आएगा -4 × k+1 इज इक्वल्स टू 3k-6। -4k-4 इक्वल टू 3k-6। 7k इज इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 2/7। तो k आ जाएगा 2/7। ठीक है, तो जो हमारे पास ये रेशो आएगा k/1, जो हमारा रेशो है k/1, जो हमारा रेशो था वो क्या हो जाएगा 2/7 अपॉन 1 यानी 2/7। तो रेशो आएगा वो हमारा कितना आएगा 2/7। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है इंटरनल एक्सटर्नल, तो आप खुद ही मान के चलोगे कि इंटरनल की ही बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द ratio in which y-axis divides the line segment joining the points 5 -6 and -1 -4। ठीक है, पहले हमें रेशो फाइंड करना है। ये लाइन है, इस लाइन को वाई एक्सिस डिवाइड करती है। अगर वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया हमने। अगर ये मैंने कोई लाइन बनाई, इस लाइन को ये वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है,
इस लाइन को जब ये y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू कुछ ना कुछ रही होगी। ठीक है, तो यही चीज हमें सोचना है। अगर किसी लाइन को x एक्सिस डिवाइड कर रही है किसी रेशो में, एक लाइन ये गई x एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी बट y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को एक्स वाई एक्सिस जब ये डिवाइड कर रही है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। ठीक है, यही ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। ऐसे ही x एक्सिस y एक्सिस ये बनाई, कोई लाइन ऐसे गई, ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है और ये पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है और ये हमारी x एक्सिस है, यानी x एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी बट y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यही चीज हमको यूज करनी है। तो इसमें क्या है, क्योंकि y एक्सिस डिवाइड कर रही, तो ये y एक्सिस आई रेड कलर की डिवाइड करके चली गई, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे 0y होंगे। ठीक है, 0y होंगे। लाइन सेगमेंट 5 -6 और -1 -4 से मिलकर बना था, इन दोनों से मिलकर के हमारा लाइन सेगमेंट बना था। ठीक है, किस रेशो में डिवाइड किया? k रेशो 1 में। हमें नहीं पता किस रेशो में, तो हम k रेशो 1 मान लेते हैं। तो ये जो हमारा 0y है ये यहाँ आ जाएगा। तो ये जो 0 है, जो इसमें से जो हमें नहीं जो पता है उसका यूज करेंगे रेशो निकालने के लिए, जो इसमें से पता होगा उसका यूज करेंगे। 0 पता है तो 0 इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं 0 की वैल्यू? k इंटू एक्स वाली वैल्यू -1 प्लस 1 इंटू एक्स वाली वैल्यू 5 अपॉन k प्लस 1, ये इधर आके 0, तो -k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, या फिर k की वैल्यू जो आएगी 5 आ जाएगी। k की वैल्यू 5 आ रही है तो k रेशो 1, यानी 5 रेशो 1 ये हमारा रेशो आ जाएगा। अब पूछ रहा है इसमें रेशो हमें 5:1 मिल गया है, 5:1 तो रेशो आ गया। पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट भी बताने, इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताओ। तो ये तो मुझे तब पता चल जाएगा जब मुझे y की वैल्यू पता चल जाएगी। k की वैल्यू मेरी 5 आ गई है, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा? 5 इंटू वाई वाली वैल्यू प्लस 1 इंटू वाई वाली वैल्यू -6 अपॉन 5 प्लस 1 6 -26/6, या फिर -2 जा 2 3 जा 2 3 जा, तो -13/3। तो y की जो वैल्यू होगी वो -13/3 होगी, यानी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट के 0 -13/3। ठीक है, एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो मैं अब कराऊंगी, और जो पीछे कराए ये भी इंपॉर्टेंट थे। बोल रहा है इफ द पॉइंट्स A 6 1, B 3 2, B 8 2, C 9 4 and D P3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P। तो क्या है यहाँ पर पैरेललोग्राम बोला है, तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम बनाया, उसमें पहला पॉइंट A है 6 1, दूसरा पॉइंट B है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है एक के बाद एक, A ये है तो B ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि B इसको बना देंगे। B के बाद C कहाँ बनाना चाहिए? यहाँ पर, और D हमारा P3 है, D की वैल्यू है P3। ठीक है, तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब बोल रहा है कि P की वैल्यू बताओ। मुझे पता है कि पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल बनाऊंगी और ये जो डायगोनल बनाऊंगी, इन दोनों का ये जो पॉइंट पर ये दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या है? इसका भी मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो A और C का अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? x वाली वैल्यू 6, x वाली वैल्यू 9 ऐड कर देंगे, 15/2 और हाफ, 1 प्लस 4/2 यानी 5/2। तो ये तो आ गया मिड पॉइंट, ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। यही मिड पॉइंट किसका है? D और B का। तो D और B का अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो P + 8/2 और 3 + 2/2, 5/2।
अब देख सकते हो ये वाली जो चीज है y की जो वैल्यू आई है दोनों जगह से सेम ही आएगी और सेम ही आनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। ये दोनों सेम आए, इसका मतलब 15/2 और p प्लस 8/2 सेम होना चाहिए। तो 15/2 इज इक्वल्स टू p प्लस 8/2 सेम होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हुआ, p की वैल्यू आएगी 15 माइनस 8 यानी p आ जाएगा 7। तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो हमने यहाँ पर कर लिए। इसके बाद एक और टॉपिक आता है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें पता है ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये होता है जो हमने पढ़ा है अब तक, हाइट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जो भी हमारी होती है। ठीक, लेकिन अगर हमें कोई ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टेक्स दिए हों, 3 वर्टिसेस दिए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, तब हमें जो एरिया निकालना होता है वो होता है हमारा एरिया हो जाता है 1/2, एरिया हो जाता है 1/2 x1 x2 x3। फॉर्मूला देख लो कैसे लिख रही हूँ मैं। ठीक है, x1 x2 x3, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, x1 x2 x3 लिखा। 1 के बाद कौन आता है 2, तो y2 माइनस y3। 2 के बाद कौन आएगा 3, तो y3 माइनस y1। 3 के बाद कौन आएगा फिर से 1, तो y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, पहले x1 x2 x3 लिख लिया, फिर 1 के बाद कौन आता है 2, तो y2 माइनस y3। 2 के बाद कौन आता है 3, तो y3 माइनस y1। 3 के बाद कौन आता है 1, तो y1 माइनस y2। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 1 minus 1 minus 4 6 माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, तो ट्राइंगल हमारा ये है, इसके कोऑर्डिनेट 1 माइनस 1, इसके कोऑर्डिनेट माइनस 4 6, इसके कोऑर्डिनेट माइनस 3 माइनस 5। एरिया निकालना है, तो एरिया अगर मैं निकालूंगी तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, जो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू x1 ये है, x1 प्लस x2 प्लस x3। 1 है तो y2 माइनस y3, 2 है तो y3 माइनस y1, और 3 है तो y1 माइनस y2। ठीक है, 1/2 x1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है 6, y3 की वैल्यू क्या है -5, तो ये +5 हो जाएगा। प्लस x2 की वैल्यू है -4, तो यहाँ -4 आया। y3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 1, माइनस का 1, x3 की वैल्यू 6, x3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 6। तो ये आएगा 1/2, 11 माइनस 4 चौक 16 प्लस 16 प्लस 6 पंजे 30, 7 पंजे 35। अगर कभी भी एरिया हमारा नेगेटिव आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर एरिया नेगेटिव आता है, मान लो -21 एरिया आ रहा है, तो आप माइनस को भूल जाओगे, 21 ही एरिया आएगा, बस ये याद करना। तो यहाँ से कितना आएगा 35 और 36, 36 और 6 42, 42 और 20 62, 62 का आधा 31। क्या मिस्टेक हो गई यहाँ पर? अच्छा, यहाँ x3 रखना था, x3 की वैल्यू थी -3, तो यहाँ -3 आना था। ठीक है, यहाँ -3 आना था, यही गड़बड़ हुई है। तो ये 6 और एक साथ 7 21, पॉजिटिव 21 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 21 6 27 10 20 30 40, 40 6 और 2 8, 48, 48 आएगा। 48 का आधा 24, तो आंसर आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है।
ठीक, एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, इसी तरीके से एरिया निकालने हैं ट्राइंगल्स के, ठीक है, जब भी एरिया निकालने के लिए बोला जाए। अब क्या होता है, कभी कभी कह देता है कि 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। ये 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो उनसे कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उनका एरिया 0 होगा। के इफ पॉइंट्स ए 2 3 4 के 6 -3 आर कोलिनियर, अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो के की वैल्यू बताओ, अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो के की वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 1/2, ये 1/2 भी आप भूल जाओ, अगर कोलिनियर है तो ये 1/2 भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 x1 हमारा 2 होगा, प्लस x2 हमारा 4 होगा, प्लस x3 हमारा 6 होगा ये। ठीक है, अब क्या करना है k -3 तो k +3, यहाँ पर x2 होता है तो यहाँ पर y3 -y1 आएगा, है ना। y3 कहाँ है, ये है y3 -y1। फिर यहाँ पर x3 होता है तो y2 -y1 आएगा, y2 कितना है k, y1 कितना है 3। ठीक है, क्योंकि कोलिनियर है तो एरिया 0 होगा, ये 1/2 इधर जाके 0 ही हो जाना है, तो इसको हम नहीं भी लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है अब इसको लिखना। तो इक्वल टू में 0, तो 0 इज इक्वल टू 2k प्लस 6 प्लस माइनस 6 चौक 24 प्लस 6k -18, 6 और 2 8k 18 और ये प्लस 6 -12 इसमें करोगे तो बाद में 24 बात है 36। इसमें भी कहीं गड़बड़ ना कर दी हो, 2k + 3 आएगा। अच्छा ये -4 नहीं, ठीक है, 6 चौक 24 ही आएगा, 6 × 3 18 प्लस 6k। ठीक है, तो 6 और 2 8k आएगा, ठीक है, प्लस 6 आएगा, ये के -3, अच्छा के यहाँ पर x3 है तो y2 -x3 है ना, तो y1 -y2 आएगा। y1 क्या है हमारा, ये गड़बड़ हुआ यहाँ पर, x3 लिखा है तो y1 -y2 आएगा। y1 हमारा 3 है, a पॉइंट में जो 3 है वो y1 है, माइनस y2 हमारा k है, तो 6 ये आना था, -18 -6k। ठीक है, तो ये देखो +18, 18 और 6 24, 24 24 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 2k = 0 आ रहा है, दैट मीन्स k हमारा 0 होगा। तो k की वैल्यू अगर 0 होगी तब ये क्या होगा हमारा, तीनों कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, अब जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, एक अलग क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रोइड वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, हुज एंगुलर पॉइंट्स आर 3 -5 -7 4 10 -2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल है, उसका जो सेंट्रोइड होगा, ये मीडियन ये मीडियन ये मीडियन, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट पर हमारा सेंट्रोइड बनता है। तो सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, ये हमारा सेंट्रोइड है, इसके कोऑर्डिनेट है XY। तो ये हमारा 3 -5 है, ये -7 4 है, और ये 10 -2 है। तो सेंट्रोइड के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x की वैल्यू मुझे अगर निकालनी है, तो 3 + -7 + 10, 3 -7 + 10 तीनों को ऐड करके 1/3 कर दो, तो ये 0 कितना आएगा, ये 13 में से 7 गए 6, 6/3 मतलब 2, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई। y की वैल्यू निकालनी है तो -5,
+4 -2/3, तो -7 + 4 यानी -3/3, दैट मीन्स 1, -1। तो ये क्या आएगा, y की वैल्यू -1। तो 2 -1 हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सेंट्रोइड हो जाएगा, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स ये हमारे आ जाएंगे। अब जैसे अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है डिटरमाइन द रेशो इन विच द पॉइंट PM6 divides the joint of A -3 -4 3 and B 2 8, ठीक है। ऑल्सो M की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इसने कहा है डिटरमाइन द रेशो इन विच द पॉइंट P है जो वो हमारा है ये PM6, ये डिवाइड करता है इन दोनों के जॉइन को, A और B के जॉइन को, -4 3 और B की वैल्यू है 2 8, इन दोनों के जॉइन को डिवाइड करता है। किस रेशो में डिवाइड करता है, तो हमने मान लिया K/1 में। K/1 में डिवाइड करता है, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से जो पता हो उसका यूज कर लेते हैं। कभी कभी ये दोनों पता होंगे, कभी कभी एक पता होगा। तो 6 पता है, 6 = क्या होगा, 6 y वाली वैल्यू है, 6 जो है y वाली वैल्यू है। जब 6 y वाली वैल्यू है तो K × 8 प्लस 1 × 3 अपॉन K+1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6K + 6 = 8K + 3, तो ये आएगा 2K = 3। K की वैल्यू आएगी 3/2, तो K की वैल्यू आएगी 3/2, यानी रेशो आएगा हमारा 3/2 आ जाएगा। K की वैल्यू 3/2, तो रेशो हमारा 3/2 आएगा। M भी हमको निकालना है, M निकालना है, ये M जो है वो X की वैल्यू भी तो है यहाँ पर, तो M = क्या होगा, K × 2 प्लस 1 × 3 अपॉन K+1। K की वैल्यू रख देते हैं 2 × 2K की वैल्यू 3 है, तो 2K की वैल्यू 3 रखी, अपॉन K की वैल्यू 3/2 है, रख दी। तो नीचे आएगा 5/2, 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 2 12/5 आंसर आएगा। आंसर जो आएगा वो हमारा 12/5 आएगा। आंसर जो आएगा वो 12/5 आएगा। M की वैल्यू 12/5, तो पॉइंट हो जाएगा 12/5 6। गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया इसमें। देखो क्या किया है, 6 M की वैल्यू अगर हम निकाल रहे थे तो M = K × X वाली वैल्यू 2K प्लस 1 × -4 होना था, तो यहाँ -2K -4 अपॉन K+1, ये सॉल्व करना था हमको। 2K की वैल्यू हमारी 3 है, -4 अपॉन 3/2 प्लस, मिट नहीं रहा इससे, क्या किया 6, दोबारा कर लेते एक बार, ठीक है, यहाँ वाला पोर्शन। ये -4 3 था, K/1 है, ये M6 है, ये 2 8 है। तो इस M की वैल्यू निकालनी है। M = क्या होगा, K × 2 प्लस 1 × -4,
तो ये आएगा -4 अपॉन k प्लस 1, k की वैल्यू 3/2 है, k इज इक्वल्स टू 3/2 है, 2k इक्वल टू 3 होगा तो 3 - 4 अपॉन 3/2 प्लस 1, -1 अपॉन 5/2 यानी -2/5। तो m की वैल्यू -2/5, तो यहाँ पर m की वैल्यू -2/5 और पॉइंट हो जाएगा -2/5 6। इसी तरीके से एक क्वेश्चन में हमें कहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 2a4 and -2 3b is 1 2a plus 1। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी निकालना। इसने कहा है कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है यानी 2a4 -2 3b, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो 1 2a प्लस 1 है। तो मिड पॉइंट अगर मुझे निकालना होता है तो क्या करते हैं, x वाली वैल्यू ये, x वाली वैल्यू ये, ऐड करो, हाफ करो, कितना आया a-1, ये किसके बराबर होगा, इस 1 के, इक्वल टू 1, तो a हो जाएगा 2। ठीक, a की वैल्यू हमें बतानी थी, b की भी बतानी है, ये 4 y वाली वैल्यू प्लस ये 3b, हाफ कर देंगे तो कितना आएगा 2a प्लस 1, तो 2 a की वैल्यू कितनी है 2 ही है प्लस 1, तो ये आएगा 5, और 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, 10 - 4 हो जाएगा 6, 3b इज इक्वल्स टू 6, तो b इक्वल टू कितना आएगा 2, a और b दोनों 2 2 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द पॉइंट्स a a-11 b 5b c 215 and d 1 1 are the vertices of a parallelogram ABCD। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ AB। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, A पॉइंट इसमें 0 -1 है, B पॉइंट इसमें 5 0 है, ठीक है, 5B है, C पॉइंट इसमें 215 है और D पॉइंट हमारा 1 1 है। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो ऐसे डायगोनल बनाएंगे और ऐसे डायगोनल बनाएंगे, ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है, वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे, वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमें पता है A और ये C का मिड पॉइंट 0 -1 और 215 का जो मिड पॉइंट होगा क्या होगा, 0 + 2/2 और -1 + 15/2, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 7। तो ये मिड पॉइंट हो गया 1 7। अब यही 1 7 जो होगा मिड पॉइंट हो जाएगा इसका और इसका, तो 5 + 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ गड़बड़ा रही है क्योंकि ये सेम आना चाहिए, 0 + 2, या तो कुछ वैल्यू गलत लिखी गई है, देखती हूँ एक बार। A-11, अच्छा ये -11 लिखा है, ये -11 है, ठीक है, तो ये -11 है, तो ये आएगा हमारा 1 7 नहीं होगा, -11 था वो, ठीक है, 0 + 2/2 और -11 + 15/2, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 4/2 यानी 2, तो 1 2 आएगा इसका मिड पॉइंट। तो इसका जो मिड पॉइंट आ जा रहा है वो क्या आ रहा है हमारा 1 2 आ रहा है,
ठीक है, तो 5+1/2 भी तो 1 ही आना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है? ओ शिट, ये यहाँ पर 0 नहीं है, ये ए लिखा है, ए। ठीक है, बी तो हमने बना दिया, बट ये ए लिखा है। अब देखो दोबारा लिखते हैं इसको क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, ए हमारा A-11 है, सी हमारा 215 है। इनका जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, A+2/2 और -11 + 15/2। ये सॉल्व करके आएगा 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला मिड पॉइंट। इसी मिड पॉइंट की वैल्यू BD से भी तो निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 1+5 6/2 1+B/2, ये दोनों बराबर होंगे। तो A+2/2 की वैल्यू 6/2 के बराबर, तो A की वैल्यू तो 4 आ जाएगी सॉल्व करने पर। 2 की वैल्यू 1+B/2 के बराबर, तो B की वैल्यू 3 आ जाएगी। A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 3, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर खत्म हो गया हुआ। जितना इसमें कॉन्सेप्ट था वो सारा मैंने आपको इस वीडियो सेशन में करा दिया। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी भी पेड बैच में या बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो इस सेशन में हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में, या देखते हैं नेक्स्ट सेशन में नया चैप्टर शुरू करते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है, जो कि केवीएस टीजीटी के लिए था, वो कंप्लीट